हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस। आप सभी को पता है कि आज जो सेट है वो जो हम करा रहे थे आपको फिजिक्स अनसॉल्व 2022 सेट फर्स्ट, जिसका नाम है जीए, ये उसकी दूसरी क्लास है। ठीक है, जहाँ से मैंने कल छोड़ा था आज उसी के आगे आपको समझाना है। ठीक, तो 4 के मैंने सारे पार्ट करा दिए थे आप सभी लोगों को। आज मैं उसी के आगे पार्ट कराऊँगा आपको। 4 के आगे वाला जो 5 का वाला दिया गया था, हाँ 5 का ये आपका स्टार्ट होगा 5 के का से। क्वेश्चन देखो, बोला गया है कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना के बारे में लिखिए। यही तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना के बारे में आपको बताना है। संरचना के बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है सब कुछ? ठीक, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना के बारे में लिखिए। मैंने लिख तो पहले से दिया है, बस आपको समझा देना है। हम समझाएंगे आपको कि ट्रांसफार्मर क्या है। आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूछेगा तो आपको ये इतना लिखना है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, वो कितने प्रकार का होता है, कौन सा प्राथमिक होता है, कौन सा अपचाई होता है, कौन सा उच्चाई होता है, और ये उसकी संरचना मैंने लिखी है। तो समझो, क्वेश्चन जैसे तुमसे जितनी बात पूछेगा उतना ही तुमको लिखना है। उसमें कहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक, कि एक कुंडली रखते हैं, एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें कुछ विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसके विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से इसकी विद्युत फ्लक्स रेखाएं दूसरे वाली कुंडली पर बढ़ती तो उसके मान में परिवर्तन करती हैं। ठीक है, मतलब एक कुंडली से किसी दूसरी कुंडली में धारा को प्रवाहित करना, ये होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान परिवर्तित किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। कहने का मतलब जो एसी करंट होती है तुम्हारे पास में, प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, ये दिष्ट धारा पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एसी धारा पे काम करता है। इसीलिए लिखा है कि ट्रांसफार्मर दिष्ट वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं है। इस प्रकार कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके पास में उच्चाई ट्रांसफार्मर सेटअप, जिसको बोलते हो ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल देता है। निम्न वोल्टता को, ऐसे याद रखो कि निम्न वोल्टता को हाई वोल्टेज, ठीक है, लो को क्या करेगा, ये हाई करेगा करके, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज कर देना। ठीक है, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करता है, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदल देता है। उसके बाद में आ जाता है अपचाई ट्रांसफार्मर, कि यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को, इसका काम क्या है, जो हाई वोल्टेज होगा उसको क्या करेगा, ये लो वोल्टेज करेगा करके, कि यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है। इतनी बात समझ में आ गई। आप समझो कि उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या है हमारे पास में। इसमें होता क्या है उच्चाई ट्रांसफार्मर में, देखो ये कुंडली तुमको दिख रही है, यहाँ पर कम तार लगे हुए हैं। ऊपर वाली जो प्राथमिक कुंडली जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे फेरों की जो संख्या होती है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पर मोटा तार लिया जाता है। ठीक है, तांबे का मोटा तार लेते हैं ये ऊपर वाली कुंडली में, इसीलिए इसको हम प्राथमिक कुंडली बोलते हैं। इसमें फेरों की संख्या NP लिखी है, P फॉर प्राइमरी होता है। ठीक है, ये प्राइमरी कुंडली हमारे पास में, तो यहाँ पे फेरों की संख्या NP है। यहाँ ये निवेशी है, मतलब निवेशी किसी चीज़ को हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट मुझे यहाँ से मिलता है। ये दूसरी कुंडली तुम्हारे पास में है, इसमें तार लपेटा गया है, यहाँ पर फेरों की संख्या देखो ज़्यादा दिख रही होगी। ठीक है, तो ये पतले तार बहुत अधिक लपेटे रहते हैं, यहाँ पर मोटे तार लपेटे रहते हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे कि यहाँ पर भंवर धाराएं ना उत्पन्न होने पाए। हम अलग बहुत तार लपेट देते हैं, ठीक है, क्योंकि भंवर धाराएं बहुत खतरनाक होती हैं जो किसी ट्रांसफार्मर को क्षति पहुँचा सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर हम जितने ही तार पटलित क्रोड पर लपेटते, पटलित क्रोडें बनाई जाती हैं इसमें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया तुम्हारे पास में उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कुंडली होती है वहाँ पर फेरों की संख्या कम होती है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आता है तुम्हारे पास में अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। द्वितीयक कुंडली का NS मतलब फेरों की संख्या है, NP प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है।
देखो यहाँ पर मैंने फेरे कम बनाए तुम्हारे पास में, ये द्वितीयक कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली आपके पास में है जिसको तुम प्राइमरी बोलते हो, इसको हम प्राइमरी बोल सकते हैं और इसको हम सेकेंडरी बोल सकते हैं। ये कौन सी है हमारे पास में? सेकेंडरी है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर होता क्या है आपके पास में, ऐसे पटलित क्रोड पर बनाया जाता है, ठीक है। एक लोहे की होती है, इस पर बहुत सारे पटलित क्रोडे लगा दी जाती हैं, बहुत सारी पटलित क्रोडे लगाई दी जाती हैं इस पर, ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर एक लगा दिया जाता है और एक यहाँ पर लगा दिया जाता है, ऐसे तुम्हारे पास में ये ट्रांसफार्मर बन जाता है, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो लोहे की पटलित क्रोड पर, अब बात समझ में आ गई। पटलित क्रोड का मतलब एक के ऊपर एक क्रोड को रखा जाता है जिससे कि भंवर धाराएं नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। मेन मकसद इनका होता है कि भंवर धाराओं को ना उत्पन्न करने पाएँ, बहुत कम छीड़ हों, क्योंकि भंवर धाराएं ऐसी होती हैं कि किसी भी तार को काट सकती, गला सकती हैं आकर के, तो भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं तुम्हारे पास में। तो इतनी बात समझ में आ गई ट्रांसफार्मर के बारे में। अब इसकी संरचना के बारे में पूछा गया था, तो इसमें नर्म लोहे की पटलित क्रोड होती है। अभी मैंने तुमको बताया कि जो ये क्रोडें होती हैं ये नर्म लोहे की एक के ऊपर रख करके बनाई जाती हैं, ठीक है, जिस पर तांबे के विद्युत रोधित तार को दो अलग अलग कुंडलियां लिपटी होती हैं, एक ये कुंडली, दो अलग अलग कुंडलियां लपेट करके बनाई जाती हैं। एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं, ये वाली कुंडली जो हमारे पास में है ये प्राथमिक कुंडली होती है, और दूसरी वाली को हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP होती है तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS होती है, ठीक। और यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखना ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतना था आपके पास में ये ट्रांसफार्मर। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना ही आपको 3 नंबर में लिखना है। ये पूरे ट्रांसफार्मर की कहानी होगी आपके पास, क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर पूछा था क्या होता है, उसकी संरचना पूछी थी क्या होता है, तो इतना आपको लिख देना, आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। जिसको समझ में आ गया उसके लिए तो बेस्ट ऑफ लक। वैसे समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने पास नोट डाउन करके लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। देखो एक न्यूमेरिकल तुमसे पूछा गया है इसी में। अब अगले वाले क्वेश्चन पे इरेज कर लेते हैं जरा इसको हम। बिगाड़ लेते हैं, बस जस्ट आ गए, थोड़ा बस बिगाड़ लें, थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो घबराएंगे नहीं कोई लोग, बने रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल जी हाई टेक क्लासेस के साथ में, आपको पूरा अनसॉल्व कराया जाएगा यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है आपसे 5 के खा वाले में। 5 के खा वाले की बात कर लो, यहाँ से सभी को दिख रहा होगा, यहाँ तक सभी को दिखता होगा। कह रहा है कि 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। बात समझ में आ गई। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर, कहाँ पर कह रहा है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है आपको। 3 नंबर का न्यूमेरिकल आपके पास में है। तो सबसे पहले देखो तुमको दिया गया है R का मान, जो दूरी तुम्हें दी गई है, त्रिज्या दी गई है 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के। तो 2 × 10⁻10 मीटर ये त्रिज्या दी गई है के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड तो वेग से गति कर रहा है। तो v का मान दिया गया है 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। ये वेग, ये चाल का मात्रक होता है हमारे पास में। एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, मतलब वो v ही वेग से ही वो गतिमान है। तो कह रहा है कि वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगर हम तुम लोगों से पूछे तो क्या होता है, कौन बताएगा? केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बोले तो B। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, कौन बताएगा? μ0I/2R। यही तो फार्मूला होता है केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। किस किस को पता है? केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान यही होगा। कौन कौन बताएगा? अब थोड़ा सा विचार करो। एक वृत्ताकार मार्ग था तुम्हारे पास में, ये वृत्ताकार मार्ग था। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे पास में है r त्रिज्या पे, ये v वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अब इस v वेग से गति करेगा तो इस पूरी परिधि पर ही तो गति करेगा करके, तो इसकी जो परिधि होगी वो क्या होगी? 2πr। इस पर वो गति कर रहा है आकर के, क्योंकि मुझे यहाँ से I का मान निकालना, मुझे I नहीं दिया गया है। तो I बराबर आपके पास में फार्मूला का क्या होता है, कौन बताएगा? I बराबर क्या होता है? Q बराबर क्या होता है?
आई टी। यहाँ से अगर हम आई का मान निकालें तो आई बराबर में क्या हो जाएगा, क्यू बटे में टी। ये क्यू हमारे पास में क्या है, आवेश है। अब इसमें जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन है, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, और v वेग से गति कर रहा है। किस वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है। तो बताएंगे यहाँ पर जो आवेश तुम्हें लिखना वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और किस वेग से गति कर रहा है, कौन बताएगा, किस वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, और पूरे परिधि पर कितने समय में गति कर रहा है, जो यहाँ पर चाल होती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम धारा का मान निकालना चाहें, धारा, क्योंकि मुझे धारा तो पता नहीं है, आई बराबर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे EV बटे में 2 पाई R। इतनी बात किसको समझ में आ गई है। अब अगर बात समझ में आ गई है तो आपको ये वाला मान उठा करके यहाँ पे रख देना है, कैलकुलेट कर लेना है बस। तो समीकरण इसको 1 मान लो, समीकरण 1 से B बराबर म्यू नॉट इंटू में I की जगह पे ये वाला मान रखना है, EV अपान में, ये V है, ठीक है, V वेग से गति कर रहा था, अपान में 2 पाई R, और गुणे में देखो ये लिखा था हमारे पास में, I की जगह रखा है 2R लिखा था, तो ये 2R पूरा मान हुआ। तो B बराबर म्यू नॉट बटे 2 दूनी 4, और इसको लिख लेते हैं पाई, ऐसे लिख ले, 2 दूनी 4 पाई, और गुणे में V वेग से गति कर रहा था तो R स्क्वायर, R और R की गुणा क्या हो गई, R स्क्वायर। किस किस को इतनी बात समझ में आ गई, कौन कौन बताएगा बेटा, बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ जल्दी से कि हमें समझ में आ रहा है। हमको चुंबकीय क्षेत्र की ही तो गणना करनी है। B बराबर कौन बताएगा कि म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान कितना होता है, तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई का मान होता है 10 की घात -7। तो यहाँ पर लिखोगे 10 की घात -7, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19, और कितने वेग से गति कर रहा था, तो 3 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड से वेग से गति कर रहा था। R का मान तुमको दे रखा है 2 गुणे 10 की घात -10 का स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार लिख दो, 2 गुणे 10 की घात -10। यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। कौन कौन कैलकुलेशन कर लेगा करके, तो कैलकुलेशन की बात करें तो 16 और 3 की गुणा करोगे तो 16 3 48, 4.8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखो 19 और 7, ठीक, जोड़ो यहाँ से देखो 10 में से 7 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस का 19 लिखा है तो माइनस का 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अपॉन में 2 दूनी 4 ये बच जाएगा, गुणे 10 की घात -20 बच जाएगा, 10 की घात -20, 10 की घात -20 खत्म हो जाएगा। 4 से इसको काट देंगे तो 4 कम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ जाएगा वो 1.2 निकल के आ जाएगा। मात्रक कौन बताएगा कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये होता है इसका मात्रक। किस किस को ये सवाल समझ में आ गया, ये था आपके पास में पूरा सवाल। इसके आगे एक और सवाल दिया गया है, वो भी तुम्हें ही करना है। बताओ, ये सवाल था, बेहतरीन था, गजब का सवाल पूछा है आपसे। ठीक, ये भी आपका 3 नंबर का सवाल था कि जो चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी थी वो B बराबर 1.2 गुणे 10 की घात 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर निकल के आ गया आपके पास में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी में, चलो वो भी बहुत बढ़िया सवाल, पूरा प्रूफ करा देंगे तुम्हें हम अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी का, क्योंकि जब आगे तुमसे आएगा तो आपको बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, देखो 5 के गा वाले में देखो क्या कह रहा है। 5 का जो गा वाला पार्ट है, कह रहा है कि एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। स्वच्छ किरण आरेख मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ फिगर बना देना है, और जो जो फिगर में आप बनाएंगे वही आपको लिख देना है। ठीक है, तो खगोलीय अपवर्तनीय दूरदर्शी पूछा है तुमसे, खगोलीय अपवर्तनीय दूरदर्शी, खगोलीय अपवर्तनीय दूरदर्शी। तो थोड़ा हम आपको समझाना चाहते हैं, आप मेरी बात को समझ लीजिए। 2 ही दूरदर्शियाँ आपके पास में हैं, एक खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी है और एक खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी है। तो अपवर्तनी, जब भी अपवर्तनी की बात करें तो तुम्हारे दिमाग में अपवर्तन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तनी लिखा है तो अपवर्तनी का मतलब ही तो अपवर्तन है, और अपवर्तन के लिए तुमको पता है कि हमेशा लेंस की ज़रूरत पड़ती है।
काहे की जरूरत पड़ेगी? लेंस की जरूरत पड़ेगी। और खगोलीय पिंड है, खगोलीय अपवर्तनी दूरदर्शी है, तो हमें खगोलीय पिंड देखना है, मतलब पृथ्वी से कोई संबंध नहीं है, हमको ऊपर आसमान के सारे खगोलीय पिंडों को, सारे आकाशीय पिंडों को देखना है। अब आकाशीय पिंड बहुत बड़े होते हैं, तो हमको पता है कि अपवर्तनी दूरदर्शी है, लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत बड़ी चीज़ देखनी है तो आगे वाला लेंस कैसा होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। और पीछे वाला नेत्रिका लेंस होगा, वो छोटा होगा, उससे मुझे वस्तु को देखना है। आँख तुम्हारी छोटी होती है, किस किस को ये बात समझ में आ गई? तो खगोलीय अपवर्तनी दूरदर्शी में क्या लिखोगे आप लोग कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिससे दूर स्थित आकाशीय पिंडों जैसे चंद्रमा, सूर्य, तारे आदि को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले तो आपको इतना लिखना है। क्या लिखेंगे? हम फिर से बोले दे रहे हैं कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिससे दूर स्थित जो आकाशीय पिंड हैं, दूर स्थित आकाशीय पिंड जैसे चंद्रमा, तारे, सूर्य आदि को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी संरचना की, कि कैसे हमको इसकी संरचना लिखनी है, बनानी है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि इसमें एक बेलनाकार नली होती है। क्या होती है? एक बेलनाकार नली होगी जिसके पहले द्वारक पे बड़ा फोकस का, ठीक है, बड़े फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा रहता है, और इसके दूसरे द्वारक पर एक छोटी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा रहता है। इसको हम बोलते हैं FO, क्योंकि ये अभिदृश्यक लेंस हमारे पास में है तो इसको अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट लेंस बोल देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंस ऐसे लिख देते हैं हम। और ये हमारे पास में आई नेत्रिका लेंस होता है, तो आई लेंस इसको बोल देते हैं, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक बेलनाकार नली होती है, इसके एक सिरे पर बड़े द्वारक का, देखो बड़ा लेंस मैंने बनाया, तो बड़े द्वारक का अभिदृश्यक लेंस लगा रहता है जिसको हम O बोलते हैं, और इसके दूसरे द्वारक पर एक छोटा लेंस होगा जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसको दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा समायोजित कर लेना होता है जिस भी वस्तु को मुझे देखना होता है। इतना तुमको लिखना है। अब बात आती है कि इसके हम प्रतिबिंब को कैसे बनाएं। ठीक है, क्या बनाना होता है? आपको प्रतिबिंब का निर्माण करना है कि इसका हम समायोजन कैसे करें। अब आपको समायोजन करना है, तो समायोजन की बात कर लेते हैं। तो समायोजन में समझो, सबसे पहले अब आपको समायोजन समझना है कि समायोजन हम कैसे करेंगे। आकर के समायोजन का मतलब आपको प्रतिबिंब का निर्माण कर देना है। तो देखो, अब पूरी बात ऐसे समझो। अभी यहाँ से तुमने समझा कि इसमें एक द्वारक का बड़ा लेंस होता है, छोटा हमारे पास में नेत्रिका लेंस होता है। तो एक आपको प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दो। इसमें एक लेंस को आपको बड़ा बनाना है, ये लेंस हम बड़ा बना देते हैं। ये आगे वाला जो अभिदृश्यक लेंस है इसको हम ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं, तो इसको O से डिनोट कर दो। एक छोटा लेंस बनाना है आपको, नेत्रिका लेंस। ठीक है, एक छोटा लेंस आपको बना देना है नेत्रिका लेंस, इसे हम ई नेत्रिका लेंस बोलते हैं। ठीक, एक ऑब्जेक्ट लेंस होगा तुम्हारे पास में। अब ये ऐसे बना दो, ये इसका प्रकाशिक केंद्र होगा। यहाँ से इसको ऐसे बना दो तो ये इसका प्रकाशिक केंद्र होगा। इतनी बात समझते हो? ये हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस है जिसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? मुख्य अक्ष, जिसको हम मेन लाइन बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये हमारे पास में अभिदृश्यक लेंस है, बड़ा द्वारक वाला, छोटे द्वारक वाला नेत्रिका लेंस है। अब तुमको पता है कि किसी भी वस्तु को मुझे देखना है, तो जिस भी वस्तु को मुझे देखना होता है उसकी तरफ ये बड़े द्वारक वाला लेंस कर देते हैं। तो अब मान लो यहाँ पर कोई तुमको चंद्रमा को देखना है, तो चंद्रमा को देखने के लिए ऐसे ही तो तुम्हारे पास में होगी कंडीशन, ऐसे पैरेलल आएंगे लाइन तुम्हारे पास में। इस चीज़ को दिमाग में रखना अपने कि ऊपर है, अब हम ऊपर की वस्तु को ऐसे देखेंगे तो वहाँ से दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं। इतनी बात तुमको पढ़ाई गई है हाई स्कूल में कि जो भी अनंत पर स्थित है कोई वस्तु, तो वहाँ से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो कैसी आती हैं? समांतर आती हैं। सभी को पता है कि समांतर आती है हमारे पास में। तो दो प्रकाश की किरणें आपको लेनी है, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको दो किरणों की ही आवश्यकता पड़ती है। एक किरण को आपको गुजार देना है वक्रता केंद्र से। कहाँ से गुजारना है? वक्रता केंद्र से। और दूसरी प्रकाश की किरण उसी के समांतर ही लानी है। कैसे लाना है? समांतर। और ये जब विरल माध्यम से सघन माध्यम पे आती हैं तो ये अपना रास्ता भटक जाती हैं। ऐसे तुमको बना देना है। ठीक है, और ये जहाँ पर काट देती हैं आकर के वहीं पर क्या बना लेती हैं? प्रतिबिंब बना लेती हैं। अब सोचो जरा सा,
कि इसका ये इस लेंस के फोकस पर ही को काटते हैं यहाँ करके, तो ये क्या होता है, इसका FO है। क्या है इसका, FO है। अब हम दूसरे वाले लेंस को, ये वस्तु थी हमारे पास में, ये कहाँ बनाई यहाँ करके, उसी फोकस में बनाती हैं, समतल में, फोकस के समतल में, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना लेती हैं यहाँ करके। अब हम जो नेत्रिका लेंस होता है इसको हम इस हिसाब से सेट करते हैं आगे पीछे खिसका करके कि ये जो प्रतिबिंब बना है इस लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करे। तो मतलब इसको कहीं इसके फोकस के बीच में रखना होगा, तो मतलब इसका फोकस कहीं हम यहाँ बना लेते हैं, FE, ये बना लेते हैं यहाँ करके। इसको इस हिसाब से सेट कर लिया जाता है कि जो ये प्रतिबिंब बना है वो इसके लिए काहे का काम करने लगे, वस्तु का काम करे। ठीक है, तो अब तुम्हें पता है कि जब ये वस्तु का काम करेगा करके, ये दो यहाँ से आई थी प्रकाश की किरणें, तो यहाँ से ये तो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। फिर वही चीज़ आ गई तुम्हारे पास में, ये तो इसके मुख्य अक्ष के क्या होंगी, समांतर चलेंगी, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर। और एक किरण को आपको प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजार देना है, फिर ये प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। ये जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है वो द्वितीय फोकस से होकर के गुजर जाएगी, मतलब इसके फोकस से गुजरेगी जा करके। ठीक, अब यहाँ पर हमारी आँख होगी, क्या होगी यहाँ पर, बढ़िया सा अपनी आँख बना लो। इस आँख से तुम इसको देखोगे, यही तो करोगे, इस आँख से देखोगे। अब क्या ये एक दूसरे, अब देखो समय के साथ में इनमें दूरियां बढ़ती जाएंगी, तो ये कभी एक दूसरे को काट तो पाएंगे नहीं, तो इनको हम लेकर आते हैं बढ़ा करके पीछे, इन्हीं किरणों को क्या किया जाता है, पीछे बढ़ा लिया जाता है। और ये जहाँ पर एक दूसरे को काट देती हैं आकर के, वहीं पर अपना प्रतिबिंब बना लेती हैं, जहाँ पर कहीं पर ये काट दें आकर के। ठीक है, इनको पीछे बढ़ा करके लाना है आपको, और जहाँ पर ये काट देंगे आकर के वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बना लेती हैं। अब देखो, जो वस्तु इतनी छोटी थी उसका बड़ा प्रतिबिंब बना लिया आकर के आपके पास में, बड़ा प्रतिबिंब बना कि नहीं बना। ठीक है, तो इसको नाम दे दो A1 B1, इसको नाम दे देते हैं A2 और B2। ये प्रतिबिंब आपका बना करके। अब किस किस को ये बात समझ में आ गई है, तो यहाँ से लेकर के जो लेंस था यहाँ तक ये दूरी थी FO, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी दूरी थी वो थी FE तुम्हारे पास में। ठीक है, ये FO है, ये इसके लिए फोकस दूरी तुम्हारे पास में है, या इसके लिए ये वस्तु होगी, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वस्तु हो जाती है, UE इसको बोल देते हैं, क्योंकि इस लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य कर रहा है। आ गई बात समझ में, और इसके लिए ये फोकस है। ठीक, तो अब बताओ इसके समायोजन में अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो रही है तो ये पूरा फिगर है आपका अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का। ऐसे आपको फिगर बनाना है, आप थोड़ा बोर्ड पे बनाए तो टेढ़ा बेढ़ा हो गया है, आप लोग जब बनाएंगे तो सही से बनाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको प्रतिबिंब का निर्माण ऐसे ही करना है बेहतरीन तरीके से। अब बताओ किस किस को बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। ठीक, तो अब बना लोगे। सबसे पहले आपको खगोलीय अपवर्तनी दूरदर्शी के बारे में लिखना है कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो दूर स्थित आकाशीय पिंडों को, जैसे चंद्रमा है, तारे हैं आदि को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में उसकी संरचना क्या करनी है कि एक बेलनाकार नली लेनी है, उसमें पहले सिरे पर बड़े लेंस का ऑब्जेक्ट लेंस ले लेते हैं, दूसरे सिरे पर एक नेत्रिका लेंस ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसका हम समायोजन करते हैं आकर के। समायोजन में बड़े द्वारक का लेंस, उत्तल लेंस हमारे पास में, एक नेत्रिका लेंस है मुख्य अक्ष के। अब देखो दोनों प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं तो फोकस पर प्रतिबिंब बनाती हैं, तो फोकस के तल पर ही तो है। देखो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, फोकस के तल पर। नेत्रिका लेंस को इस हिसाब से सेट कर लिया जाता है कि इसका फोकस इसके अंदर आ जाए, जो इसके लिए ये वस्तु का कार्य करेगा। अब इस वस्तु का ये इससे बड़ा आकार में बड़ा प्रतिबिंब बना देगा। जो मैंने बोला है वही आपको लिख देना है। बात समझ में आ गई होगी सबको। अब आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी के घा वाले क्वेश्चन पे, ये अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी में हो गया आपके पास में। अब आ जाते हैं घा वाले में। ठीक, देखो अपवर्तन वाली और एक परावर्ती होती है। परावर्ती वाली थोड़ा सस्ती बैठती है, ये महंगी बैठती है क्योंकि लेंस महंगे आते हैं। तो जाहिर सी बात है, अपवर्तन है तो लेंस की बात होगी, और परावर्ती होगी तो उसमें दर्पण। परावर्तन किस में होता है, दर्पण में होता है। तो ध्यान रखना है तुमको कि अपवर्तनी पूछा है कि परावर्तनी पूछा है, दोनों याद रखना है तुमको। अब आ जाओ 5 के घा वाले में। 5 का घा देखो क्या कह रहा है आपसे। ये भी कितना लाजवाब सवाल, ये भी सवाल ही आपसे पूछ दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। 500 वोल्ट मतलब V बराबर तुमको दिया गया है, 500 वोल्ट से त्वरित किया जाता है।
वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। अब एक चीज़ तुमको पता होनी चाहिए कि v विभवांतर से त्वरित, अगर कोई v विभवांतर से इलेक्ट्रॉन को हम त्वरित करते हैं तो वो कितनी ऊर्जा अपने पास में अर्जित करता है, ये आपको आना चाहिए। तो उसकी जो अर्जित ऊर्जा अर्जित होती है वो हम लिखे दे रहे हैं कि v विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की अर्जित ऊर्जा, v विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की अर्जित ऊर्जा जो होती है वो 12mv² बराबर में eV होती है। ठीक है, eV तुम्हारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, v उसका विभवांतर है। ठीक है, तो eV होती है, इतनी अर्जित ऊर्जा होती है किसी इलेक्ट्रॉन पर जब वो v विभव से क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है आपके पास में। आपको मान निकालना था कि वो कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, मतलब इस v का मान तुमको चाहिए, तो v² = eV, और जो भी गुणे में है, सॉरी जो बटे में है वो गुणे में जाएगा, जो गुणे में है वो बटे में आएगा। तो ये v², ध्यान रखना दोनों v में अंतर है, ये e है, ये v है, ये गुणे में 2 है और ये m है। अब तुमको चाहिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तुमको चाहिए v का मान जो दिया गया है, तुमको चाहिए m मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगर आप में नहीं दिया गया तो हम लिखे दे रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.0 × 10⁻31 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन पर तो सभी को आवेश आता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है हमारे पास में 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये सारे मान यहाँ पे डाल दो आकर के, तो v² है, हटा दो, अंडर रूट चढ़ा देते हैं, e का मान 1.6 × 10⁻19 गुणे v का मान 500 × 2 और बटे में m का मान 9 × 10⁻31। ठीक है, तो v बराबर अंडर रूट लगाएंगे आकर के। अब देखो यहाँ से गुणा करते हैं, ये हटा देते हैं पॉइंट, तो इसके नीचे में 10 आ जाएगा, ये 0 इस 0 निपटा देगा, बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो 50 दूना 100 हो जाएगा, और 100 की जब 16 से गुणा करेंगे तो 1600 हो जाएगा गुणे में। 10⁻19 ये लिखा, माइनस का ये प्लस का 31 ऊपर उठ के आएगा, बटे में क्या लिखा, 9 लिखा। अब तुमको इतनी बात समझ में आ गई कि 1600 का वर्गमूल कितना होता है, 4 चक्कू 16 होता है, तो 40 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। बचा हमारे पास में 10⁻19 प्लस में 31, इतना बचा हुआ है आपके पास में। तो 31 में से 19 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 11 में 9 जाएगा 2, तो हमारे हिसाब से 12 बच जाएगा अंडर रूट में। 10 की घात कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है, माइनस वाला क्या है, कम है। और जब इसको हम बाहर निकालेंगे आकर के तो v का मान वो आ जाएगा 40/3 × 10⁻6, और इसको तुम्हें क्या कर देना है, कैलकुलेशन कर लेना है, और v का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। v जो चाल होगी हम सीधे लिखे दे रहे हैं 4/3 × 10�7 चाल है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसका मात्रक लिखना है आपको। ये हो गया आपके पास में आंसर। ये भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था, बेहतरीन सा न्यूमेरिकल था कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि अपवहन वेग और अपवाह वेग में क्या अंतर होता है। आगे वाला क्वेश्चन जो तुम्हारे पास में था, अथवा में इसी के देखो दिया गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, सॉरी वो कह रहा था अथवा में जो 5 के घा का अथवा दिया गया है कि अपवाह वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। इसी के अथवा में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में है कि अपवाह वेग और विद्युत धारा के बीच में संबंध, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार आने की पूरी संभावना है कि क्या कहेगा आपसे कि अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक L लंबाई का चालक तार बना रखा है, ठीक है, ये सभी को पता है। इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया है। अब तुम एक चीज़ सोचो कि ये जब हमने इसको एक बैटरी से जोड़ा है तो ये प्लस का सिरा यहाँ पे आएगा, ये माइनस का सिरा यहाँ पर आएगा। मैंने प्लस माइनस बना रखा है, आप लोग खुद मुझे कमेंट में बताएंगे कि आखिर ये मैंने माइनस और ये मैंने प्लस इसको क्यों किया है, ये आप मुझे खुद बताएंगे आकर के, ठीक है। अब सोचो जब धारा इसमें प्रवाहित होगी, ये धारा इसमें
प्रवाहित होगी, ऐसे धारा इसमें जाएगी। तो अब मैंने इसलिए बताया कि जो धारा इसमें प्रवाहित होगी तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मुक्त होंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होते हैं वो वीडी अनुगमन वेग से इस चालक तार में गति करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो जो चालक गति से स्टार्ट करते हैं तो उनकी दिशा तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो ये प्लस का सिरा बन जाता है, इसके बैक वाला सिरा माइनस बन जाता है। बस और मैंने कुछ नहीं यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक, अब देखो ये पूरा मैंने इसका एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल काट लिया है, इतना सा पार्ट, और इसको मैंने इतना सा पार्ट मतलब बताया है कि यहाँ से कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ तक अनुगमन वेग से चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो दूरी हमारे पास में वीडी, क्योंकि अनुगमन वेग से तय करेगा, और समय डेल्टा टी सूक्ष्म समय में तय करेगा आकर के। तो ये मैंने आपको समझा रखा है यहाँ पे। तो ये हमारे पास में इतनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी है। तो सबसे पहले क्या लिखना है कि माना चालक में प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास में, स्मॉल n मैंने माने हैं। फिर मैंने लिखा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा डेल्टा टी समय में तय दूरी। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात आती, जब इसको बैटरी से जोड़ते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर जब धारा आती है तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। अब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो अनुगमन वेग वीडी से गति करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी अनुगमन वेग वीडी से यहाँ तक वो कितनी दूरी तय कर लेंगे आकर के डेल्टा टी समय में, मतलब सूक्ष्म समय अंतराल में। तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी गुणे चाल। यही देखो मैंने लिखा है दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी मुझे निकालनी है तो समय और चाल की क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। मुझे दूरी चाहिए थी तो चाल थी वीडी, समय था डेल्टा टी। इतनी बात समझ में आ गई। फिर मैंने देखो क्या लिखा है कि डेल्टा टी समय में तय आयतन। अब डेल्टा टी समय में ये कितना आयतन तय कर लेंगे, कितना इस सिलेंडर में कितना वॉल्यूम वो तय कर लेंगे आकर के। तो करना तुम्हें कुछ नहीं है, जो भी तुम्हारे पास में दूरी थी चाल गुणे समय था उसको क्षेत्रफल से गुणा करा देना है। ठीक है, जो भी इसका क्षेत्रफल था उससे मल्टीप्लाई करा देनी है तुमको। वही जो वी डी इंटू डेल्टा टी था इसको ए से तुम्हें मल्टीप्लाई करा देना है, इतना लिख देना है। अब अल्प आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, n थी ये पूरे आयतन में। तो अल्प आयतन में पूछा तो जितना तुमने आयतन निकाला उसी को n से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब उसके बाद में बात आ जाती है आवेश की। आवेश का फार्मूला तुम लोग सभी लोग जानते हो कि Q बराबर क्या होता है, NE होता है, यही तो होता है। और मुझे ये संगत आवेश चाहिए तो डेल्टा Q बराबर N इंटू में E, और N का ये पूरा मान N का दिया गया और इसको मैंने E से मल्टीप्लाई करा दिया है। तो डेल्टा Q का मान निकल आया हमारे पास में। अब मुझे धारा निकाल लेनी है यहाँ से कि धारा का फार्मूला क्या होता है। Q बराबर सभी लोग जानते हो IT होता है। यहाँ से I का अगर हम मान निकालें तो Q बटे T होता है। बस सूक्ष्म निकाल रहे हैं तो आगे सूक्ष्म लगा देना है। ठीक, I बराबर डेल Q बटे में डेल T। जो भी डेल Q का मान है वो यहाँ रख दो आकर के, तो I का मान आपके पास में निकल के आ जाएगा। I इक्वल टू डेल Q का मान क्या है, N वी डी डेल्टा T इंटू में A इंटू में E, A इंटू में E सब गुणे में है और बटे में लिखा है डेल्टा T। और इस डेल्टा T से इस डेल्टा T को निपटा देते हैं तो I बराबर में N A V D और E ये बचा करके आपके पास में। अब कौन बताएगा हमारे पास में कि क्या धारा है और क्या हमारे पास में अनुगमन वेग है। I क्या है हमारे पास में, धारा है, और VD क्या हमारे पास में है, अनुगमन वेग है। तो यही संबंध होता है। I बराबर ऐसे लिखना चाहो तो लिख लेना NAE और इंटू में लिख लेना VD। ये होता है वैद्युत धारा और अनुगमन के बीच संबंध। ठीक, ये क्या है हमारे पास में, VD अनुगमन वेग है और ये हमारे पास में क्या है, वैद्युत धारा है। यही दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अगर आपसे VD का मान पूछ ले तो VD इक्वल टू I, जो चीज़ गुणे में है वो बटे में ले आना, NAE। ये फार्मूला आपका बन जाएगा करके। अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच में संबंध होता है। और यही तुमसे पूछा था कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच में संबंध बताइए कि क्या होता है। ये बात किस किस को समझ में आ गई है।
ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूरा नोट कर लेना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना और फिर उसके बाद में आना है कि बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित आपको लिख करके समझाने हैं। अब यहाँ पर बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है? बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित पूछे हैं। अब समझो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुमको बोर का परमाणु मॉडल हम समझा दे रहे हैं। एक चीज़ बात करें तो बोर के परमाणु मॉडल हम लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ समझा देंगे, तुम्हें लिख लेना तुमको अपने आप से है, कोई बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। कि बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है, इसी का अंगा वाला था तुम्हारे पास में, 5 का अंगा वाला पार्ट है बोर का परमाणु मॉडल, ठीक। हम समझा दे रहे हैं कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है आपके पास। बोर का, तो बोर के मॉडल को समझा रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा फ़ोन आ गया था तो कन्फ्यूजन हो गई थी, तो घबराना मत, ठीक। हम बोर का मॉडल समझा रहे थे कि इन्होंने किया क्या था कि रदरफोर्ड की कमियां जो थी उनको उजागर किया था, ठीक। जो वो कमियां छोड़ के चले गए थे वो उनको उजागर कर दिया था करके। तो बोर का परमाणु मॉडल वैज्ञानिक नील बोर ने सन 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों पर विस्तृत अध्ययन किया, ठीक है। और विस्तृत अध्ययन करने के बाद एक संशोधित मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर रदरफोर्ड ने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है, ठीक है, लेकिन वो उसकी व्याख्या करने में असफल रह गए थे। जो क्वांटम सिद्धांत पर आधारित थ्योरी थी वहाँ पर इनको थोड़ा कमियां झेलनी पड़ी, तो दिक्कतें हो गई आकर के। तो कोई बात नहीं, बोर भाई साहब देखते हैं क्या इन्होंने बताया। इन्होंने कहा पहली परिकल्पना इनकी यही थी, पहला अभिग्रहित इनका यही था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, बात को समझना, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों दिशाओं में निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। यहाँ पर उन्होंने फिक्स्ड कर दिया था, कक्षा क्या कर दी, फिक्स्ड कर दी थी कि निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा आकर के, ठीक है। उसकी निश्चित ऊर्जा होती है जो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ये पहला अपग्रहित था। दूसरे अपग्रहित में क्या था, इनका कक्षा फिक्स्ड थी, क्लास इनकी जो थी वो फिक्स्ड थी, ऊर्जा भी इनकी क्या थी, वो भी फिक्स्ड थी। ये दूसरा अपग्रहित था। और तीसरा अपग्रहित आप लोगों को बताना है कि क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन वहीं रह सकता है जहाँ पर उसका कोणीय संवेग NH/2 पाई होगा। जहाँ पर कोणीय संवेग, इनका जो कोणीय संवेग होगा वो NH/2 पाई होगा। और कोणीय संवेग जानते हो mvr होता है जो NH/2 पाई के बराबर होगा। यही थी बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित। इतनी सी बात बताई थी बोर भाई साहब ने, बस और कुछ नहीं बताया था बोर भाई साहब ने। इतना बहुत था उनके लिए, क्योंकि बोर का परमाणु मॉडल ही आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको कायदे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको फिर से समझा देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब थोड़ा सा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को समझ लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या करनी। काहे के परावर्तन के नियम की व्याख्या करनी है। अब आप लोगों को परावर्तन पता होना चाहिए कि परावर्तन क्या होते हैं, परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के 2 ही नियम पढ़े हैं कि कोण I बराबर कोण R होना चाहिए, और जो हमारे पास में कोण I बराबर काहे के होना चाहिए, कोण R के होना चाहिए, और कोण आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ये आपको हाइगेंस में बताना है। अच्छा, हाइगेंस की बात करें तो हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में बताया था कि माध्यम में प्रत्येक कण एक कंपन की तरीके से गति करता है, और कंपन का प्रत्येक कंपन जो तल होगा वो एक नए तरंगाग्र का निर्माण करता है, ठीक है। और नए तरंगाग्र, जो एक तरंगाग्र है वो कंपन की दिशा के लंबवत होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो भी उसका कण है वो लंबवत होता है। अब ये जो कंपन तरंग बनाएगा, एक तरंगाग्र का निर्माण करेगा, तो इस तरंगाग्र पर उपस्थित सभी कण एक नए तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, एक नए स्रोत की तरीके से व्यवहार करते हैं, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, और उसी को एक काल्पनिक पृष्ठ मान करके उन्होंने एक रचना कर दी थी। ये थी बात हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की। यहाँ पर देखो, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
समझो, परावर्तन करना है तो जेड और जेड एक मुख्य अक्ष तुमको बना लेनी, अपारदर्शी पृष्ठ बनाना है, इस पर एक साइड में तुम्हें कॉलिक कर देनी। अब तुम्हें पता है एक तरंगाग्र को हमें लाना है, समतल तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र, इस मार्कर को तरंगाग्र मान लो। ये तरंगाग्र जो होता है ये लंबवत होता है, कैसा होता है? लंबवत होता है, इसको ध्यान रखना है। अब ये तरंगाग्र तुम्हारे पास में, ये ए बी जो है ये एक तरंगाग्र इस पृष्ठ पर आपतित हो रहा है। अब सोचो, ये तरंगाग्र ए बी इस पृष्ठ पर यहाँ से यहाँ तक चलना आया, अब इसका एक सिरा तो इसके पहले पृष्ठ पर पड़ गया, अभी एक सिरा इतना चलना बाकी है, यहाँ से यहाँ तक आना बाकी है, अभी ये दूरी यहाँ से यहाँ तक तय करेगा आकर के। तो सोचो जरा कि जब एक सिरा यहाँ पर पड़ गया तो इस पर मुझे एक अभिलंब की जरूरत पड़ेगी, मैंने अभिलंब बना दिया, ये आपतन कोण था हमारे पास में आई। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब ये पड़ गया आकर के यहाँ पर ये तरंगाग्र का सिरा, तो ये एक नए तरंग की तरह व्यवहार करेगा। तो जब तक ये वाला सिरा यहाँ से यहाँ तक आएगा तब तक ये आगे निकल चुका होगा उतनी ही दूरी ले करके। तो इतनी दूरी ले करके हम प्रकाल में रख करके एक चाप यहाँ से लगा देते हैं। आई बात समझ में? ये जो दूरी हमारे पास में जब तक ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तब तक ये यहाँ से एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करेगा, यहाँ से ये आगे निकल चुका होगा। तो जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तय करेगा उतनी दूरी का चाप लेकर के एक चाप लगा देते हैं। तो ये एक चाप लगा हुआ है आपके पास में, क्योंकि ये बी सिरा पहले गिरा था तो ये परावर्तित होकर के बी डैश आया है आपके पास में। इतनी बात समझ में आई। अब सोचो कि ये वाला सिरा यहाँ से यहाँ तक आने में जितना वक्त लेगा, जितना वक्त ये यहाँ से यहाँ तक आने में लेगा उतना ही ये हमारे पास में है ए बी डैश। ये ए डैश पर पहुँचेगा तब ये परावर्तित होगा, आगे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा करके। तो मैंने यहाँ से एक लंब इस पर डाल दिया है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर अब दो त्रिभुज आपके सामने हो गए हैं। एक त्रिभुज देखो ए बी ए, ये वाला, इसको ए डैश मान लेते हैं तो नामकरण संस्कार करने में अच्छा लगेगा। त्रिभुज ए बी ए डैश, ए बी ए डैश तथा त्रिभुज एक कौन सा है? बी बी डैश ए डैश, बी बी डैश ए डैश। इन दोनों त्रिभुजों में देखो, इन दोनों त्रिभुजों में एक बात तुम्हें कॉमन दिख रही है कि ये वाला कोण देखो, ए वाला 90 डिग्री है, बी वाला कोण कौन सा है? 90 डिग्री है। तो तुम लिख सकते हो कि कोण बी ए और ए डैश बराबर में कोण बी बी डैश, बी बी डैश और ए डैश, और बराबर में क्या है? ये 90 डिग्री है। अब फिर से समझो दूसरी बात, मैंने अभी तुमको बताया कि जितना दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी उतनी ही दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगी। तो ए से लेकर के ए डैश जो होगा वो बराबर होगा तुम्हारा बी से लेकर के बी डैश तक। ये क्यों बराबर होगा? अभी मैंने तुमको समझाया है कि इसका एक सिरा तो पहले आपतित हो जाएगा, जब तक दूसरा सिरा यहाँ से यहाँ तक आपतित होगा तब तक इतनी ही दूरी का एक चाप लेकर के इस पे हम लगा देते हैं। तो जो ये वाली दूरी है वो इस वाली दूरी के क्या होगी? बराबर होगी। दूसरी बात समझो कि ये वाला देखो, ये जो भुजा तुम्हारे पास में है बी ए डैश, ये दोनों त्रिभुजों में है बी ए डैश, है कि नहीं है? ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी है, दोनों त्रिभुजों में पड़ रही है। तो देखो यहाँ से ये कोण है, ये साइड है, ये साइड है, तो कोण साइड साइड, साइड एंगल साइड की प्रमेय से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो जो उनके कोण होते हैं वो आपस में कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो तुम लिख सकते हो कि कोण आई बराबर में कोण आर। ये इतनी बात लिखना था। ये क्या है? ये परावर्तन का पहला नियम है कि कोण आई बराबर कोण आर। और दूसरा नियम देखो, ये आपतित है, देखो सब कुछ देखो, ये आपतित ही तो था तुम्हारे पास में, ये अभिलंब था, ये परावर्तित था, तीनों किरणें कहाँ हैं? एक ही तल में हैं, ये लिख देना है। अब इसमें थोड़ी थ्योरी मैंने लिख दी थी कि एक समतल तरंगाग्र ए बी जो है अपारदर्शी पृष्ठ जेड जेड डैश पर आपतित हो रहा है। इस तल पर उपस्थित सभी कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करेंगे जिससे द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण होता है। ये था आपके पास में हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या। अब अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं। क्या था क्वेश्चन आपके पास में? हाइगेंस वाला हो गया था इस, हाँ हाइगेंस वाला हो गया था। इसी के नीचे वाला अथवा में देखो एक क्वेश्चन दिया गया था कि एक पतली एकल झिर्री द्वारा एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हम पूरी बात बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं आपको है। तुम्हें पता है कि ये हमारे पास में एक स्लिट होती है, क्या है?
स्लिट है, ये एक समतल तरंगाग्र है। तुम्हारे फिगर में किताब में देखना दिया होगा, यहाँ पर एक लेंस बना होगा, तो यहाँ एक वर्डी प्रकाश डालोगे, फिर उस लेंस पर पड़ेगा आकर के, फिर वो सीधे समतल होगा आकर के। तो उतना सा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, जब यहाँ ऐसे रखोगे आकर के, ऐसे तो आएगा आकर के, तो उतना मैंने नहीं बनाया, तो इतने घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ से ये समांतर होगा, समतल तरंगाग्र जो होगा हमारे पास में चलेगा, यहाँ पर पड़ेगा आकर। अब विवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपने किनारों से मुड़ जाना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। यही तो है हमारे पास में विवर्तन की घटना, कि जो प्रकाश होता है वो अपने, जैसे प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से मुड़ जाए, किनारों से मुड़ जाने की जो घटना होती है वो विवर्तन कहलाती है। अब सोचो, ये समतल प्रकाश आ रहा है हमारे पास में, एक लेंस रख दिया, ये लेंस क्या करे, समतल हमारे पास में आपतित प्रकाश है जो समांतर आ रहा है, ये इसको एक जगह फोकस करेगा करके, तो ये जहाँ पर फोकस करेगा ये इसकी मुख्य उच्छिष्ट होगी, या इसको हम दीप्त बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीप्त बैंड। इसको दीप्त बैंड के नाम से जाना जाता है। अब जो प्रकाश अपने किनारों से मुड़ेगा, ठीक है, जो मुड़ेगा वो यहाँ पर बनाएगा करके प्रथम निम्निष्ट उच्चिष्ट, जो तुम समझते हो, ठीक है। ये मुख्य उच्चिष्ट की घटना होती है। काहे की घटना होगी? मुख्य उच्चिष्ट की घटना होती है। एक माछी बहुत परेशान किए, कल भी परेशान किए थे, आज भी परेशान किए, ठीक है। तो तुम लोगों को झुकना नहीं है, चाहे माछी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ये तो बेलझरिया कांटा है, ठीक, कभी तुमको फंसाएंगे आकर के, तो इससे रुकना नहीं है। तुम लोगों को अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, जंग का मैदान हो और आगे पहाड़ हो, जो भी कुछ है, ठीक है, बन जाता है वहाँ पे। तो ये फिगर था तुम्हारे पास में, इतनी था ये फिगर। इस फिगर के बाद में तुम्हें पता है कि पथांतर क्या होता है? जो विवर्तन होता है उसका पथांतर ई साइन थीटा होता है। क्या होता है? ई साइन थीटा होता है पथांतर। व्यतिकरण और विवर्तन दोनों में अंतर, अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, जो वहाँ पर उच्चिष्ट होता है वो यहाँ पर निम्निष्ट होता है, और जो यहाँ पर निम्निष्ट होता है वो वहाँ पर उच्चिष्ट होता है, उल्टा हो जाता है थोड़ा सा। तो मैंने यही देखो लिखा है, ये विवर्तन के लिए पथांतर होता है ई साइन थीटा। हम मुख्य उच्चिष्ट हेतु पथांतर की बात करते हैं, जो ये मुख्य उच्चिष्ट है, जो तुमको बिल्कुल दीप्त बने गया करके फ्रिंज जीरो पे मुख्य उच्चिष्ट, तो यहाँ पर तो जीरो होगा पथांतर, क्योंकि कोई भी डिफरेंस तो हुआ नहीं। जितनी प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लेगी, उतनी ही यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लेगी। बट यहाँ से देखो थोड़ा अंतर होगा, क्योंकि ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और ये यहाँ से ऐसे जाएगी, तो ये एक तो इसमें पहले पहुँचेगी, तो ये इतना जो होता है ये पथांतर होता है। यही पथांतर मुझे निकालना होता है। तो निम्निष्ट हेतु बात कर लेते हैं, तो ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा होता है। यहाँ पे एम की जो वैल्यू होती है वो 1 2 3 होती है हमारे पास में। बात करें यदि हम इस थीटा कोण को सूक्ष्म ले लेते हैं, बहुत ही छोटा ले लेते हैं, तो साइन थीटा को जो मान होगा, ये साइन थीटा लिखा है, ये लगभग बराबर हो जाता है थीटा के। तो जहाँ पे साइन थीटा था वहाँ पे थीटा लिख दिया, आगे प्लस माइनस एम लैम्डा लिख दिया। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ई गुणे में था, बटे में आ गया, प्लस माइनस एम लैम्डा बटे में ई हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अगर अब हम कोणीय स्थितियों की बात करें तो एम का मान 1 2 3 यहाँ रखते रहो, कोणीय स्थितियाँ तुम्हें पता होती रहेंगी। तो ऐसे यहाँ से अगर हम 3 थीटा निकालें तो 3 लैम्डा बटे ई हो जाएगा। वही मान मैंने यहाँ पे एम के रखते रहो, ये मान बदलते रहेंगे आकर के। अब द्वितीय उच्चिष्ट हेतु बात कर लेते हैं। ये निम्निष्ट हेतु था, किसके लिए था? निम्निष्ट के लिए था पथांतर, ई साइन थीटा प्लस माइनस एम लैम्डा, और ये उच्चिष्ट के लिए है पथांतर। मैंने कहा उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर उच्चिष्ट के लिए पथांतर तुम्हें दिया गया है। तो यहाँ से ई साइन थीटा बराबर 2m + 1 लैम्डा बाई 2 होता है। यहाँ पे m का मान वही 1 2 3 जो भी हमको प्रथम निम्निष्ट, द्वितीय निम्निष्ट, तृतीय निम्निष्ट जो भी हमको निकालना होगा। साइन थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर होगा, तो जहाँ पे साइन थीटा वहाँ ई थीटा रखेंगे, आगे पूरा सेम वैसे फार्मूला रखेंगे। अब अपने मान यहाँ पर तुम्हें चेंज करने हैं, ठीक। m का मान तुम्हें चेंज करना। अगर हम थीटा 1 कोणीय स्थिति की बात करें, थीटा 1 निकालें तो m की जगह 1 लिखोगे, 2 कम 2 1 3 लैम्डा बटे में कितना आ जाएगा? 2e। यही तो आएगा तुम्हारे पास में। कौन कौन बताएगा? बताओ। तो प्लस माइनस ये 3 लैम्डा बटे में 2e हो जाएगा। थीटा 2 की बात करें अगर यहाँ से, तो थीटा 2 क्या हो जाएगा? 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, तो 5 लैम्डा बटे में 2e। यही तो निकलते चला आएगा हमारे पास में। 3 लैम्डा 5 लैम्डा जो भी निकलता चलेगा, 7 लैम्डा। तो ये सब उच्चिष्ट के लिए कोणीय स्थितियाँ होती हैं। क्या होंगी? यहाँ से कोणीय स्थितियों की हम बात कर लेते हैं। अब इसमें तुमसे पूछा था कि कोणीय चौड़ाई बताइए क्या होती है, तो इतनी तो बात थी पहले वाली। फिर इसमें पूछा कि कोणीय चौड़ाई के लिए व्यंजक बताइए क्या होता है। तो केंद्रीय अब देखो कोणीय चौड़ाई होती क्या हमारे पास में, ये समझो, फिगर को समझो। ये हमारे पास में है,
ठीक है। तो जहाँ पर अधिकतम ऊर्जा मिलता है विवर्तन, फिर धीरे 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 ये कम होता रहता है, ऐसे बनता है। ठीक है, ये ग्राफ होता है हमारे पास में, ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम होता चला आएगा। तो यहाँ पर जो मेन था, देखो ये जो मेन दिख रहा था मुख्य उच्चिष्ट था, इसको हम मुख्य उच्चिष्ट बोलते हैं। तो ये कोणीय स्थिति प्लस लैम्डा ई निकल के आई थी, ये माइनस लैम्डा निकल के आई थी। यहाँ पे ये निम्निष्ठ है, ये उच्चिष्ट है, ऊपर वाला ये उच्चिष्ट होता है। ठीक है, ये द्वितीय उच्चिष्ट है, ये प्रथम निम्निष्ठ है, ये प्रथम उच्चिष्ट है, जिसको गौड़ बोलते हो, दीप्त बैंड जिसको बोलते हो, ये तुम्हारे पास में दीप्त बैंड है। ठीक है, और ये हमारे पास में निम्निष्ठ है, फिर ये उच्चिष्ट है, फिर ये निम्निष्ठ है, फिर ये उच्चिष्ट है। तो जहाँ पर ऊंचा पर्वत मिल जाए वहाँ पर तुम्हें उच्चिष्ट बनाना है, जहाँ नीचा मिल जाए वहाँ निम्निष्ठ बनाना है। ठीक है, तो कोणीय चौड़ाई की बात करें तो कोणीय चौड़ाई होती क्या है कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम कोणीय चौड़ाई बोलते हैं। क्या मैंने कहा कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है, इसको हम केंद्रीय उच्चिष्ट ही तो बोल रहे हैं, यही तो मुख्य उच्चिष्ट है हमारे पास में। ये केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, इनके जो बीच की दूरी होती है इसको हम बोलते हैं 2 थीटा। कहने का मतलब कोणीय चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय चौड़ाई कहते हैं आकर के। तो इसी को लिखा मैंने 2 थीटा बराबर में 2 लैम्डा अपान में ई। ये हो गया क्वेश्चन आपका एक छठे के दोनों पार्ट हो गए। अब 7वें वाले पार्ट पे आपको समझाना है कि फोटो डायोड की संरचना। ये सारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके पास में। फोटो डायोड समझाना है, फिर इसका न्यूमेरिकल है वो बताना है, फिर 8वां वाला बताना है, फिर उसका न्यूमेरिकल वो बताना है, फिर 9 है और फिर उसी का एक अथवा में दिया गया है। ठीक है, तो ये हम अभी आपको सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, बने रहेंगे सभी लोग, जाएंगे कोई नहीं, क्लास लंबी होगी कोई बात नहीं। अब उसी के आगे क्वेश्चन देखिए, जो फोटो डायोड वाला था इसको कंप्लीट करेंगे आकर के। जो क्वेश्चन नंबर 7 था तुम्हारे पास में, मैंने बता दिया था ना 6 तक। 7 वाला क्या था, कह रहा था कि फोटो डायोड की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। फोटो डायोड की संरचना आपको बनानी थी, उसकी कार्यविधि का आपको वर्णन करना था। तो एक चीज़ मेरी दिमाग में रखना, आपके पास में चाहे फोटो डायोड हो और चाहे आपके पास में एलईडी हो, ठीक है, ये दोनों बातें याद रखना। जो फोटो डायोड हो और चाहे एलईडी हो, ये दोनों हमारे पास में उत्क्रम अभिनत पर काम करते हैं। किस पे काम करेंगे? उत्क्रम अभिनत पर काम करते हैं। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उत्क्रम अभिनत क्या होती है। उत्क्रम अभिनत तुमको पता होना चाहिए कि एक अग्र अभिनत होती है, एक पश्च अभिनत होती है। उत्क्रम अभिनत बोलो और चाहे पश्च अभिनत बोलो, दोनों एक ही होती है तुम्हारे पास में। ठीक है, 2 अभिनतियाँ होती हैं। अब हम दोनों तुमको समझाए दे रहे हैं। मैंने कहा कि चाहे एलईडी हो चाहे फोटो डायोड हो, ये दोनों प्रकाश उत्सर्जक हैं हमारे पास में, ये दोनों काम करते हैं उत्क्रम अभिनत पे। कहने का मतलब पश्च अभिनत पे। ठीक है, तो अग्र अभिनत समझ लो। देखो अच्छा, उत्क्रम अभिनत की बात करें तो जो इसका धन सिरा होगा वो माइनस से जुड़ा होना चाहिए और जो n सिरा होगा वो प्लस से जुड़ा होना चाहिए। ऐसी जो होगी वो तुमको मिलेगा पश्च अभिनत में। जब बात आती है अग्र अभिनत की कि सर धारा अग्र अभिनत में कब होगी, तो अग्र अभिनत में धारा जब होगी जब P का सिरा पॉजिटिव होना चाहिए और N का सिरा निगेटिव होना चाहिए, तब यहाँ पर धारा अग्र अभिनत पर बहती है और यहाँ धारा पश्च अभिनत में बहती है आकर के। तो यही आपको समझाना था कि अब इसमें तुमसे एलईडी तो पूछा नहीं है, तो चाहे फोटो डायोड की संरचना बताइए, उसकी कार्यविधि को समझाइए। तो ये हमने एक फिगर बना रखा है फोटो डायोड का। ठीक है, ये हमारे पास में फिगर है फोटो डायोड का, इसको हम फोटो डायोड बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर एक चीज़ समझो थोड़ा सा कि फोटो डायोड में ये जो हमारे पास में एक ये सिरा, इसको हम बोलते हैं N, और ये जो हमारे पास में होता है ये होता है P, इसको क्या बोला जाता है? P। ठीक है, N सिरे को तुमको काहे से जोड़ देना है? धन सिरे से जोड़ना है, और P सिरे को काहे से जोड़ देना है? ऋण सिरे से जोड़ देना है। तो ये कौन सी अभिनत हो गई? उत्क्रम अभिनत हो गई जाकर के, कि ऋण वाला सिरा धन सिरे से हो, P वाला सिरा ऋण सिरे से हो, तो हम उसे कहते हैं उत्क्रम अभिनत में। यहाँ पर धारा उत्क्रम अभिनत में बहती है आकर के। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आप समझो, जो फोटो डायोड है इसको हम संसूचक के रूप में कार्य करते हैं। जो टीवी के रिमोट वगैरह तुम्हारे पास में होते हैं उन्हीं में इसका उपयोग किया जाता है। कैलकुलेटर हुआ, टीवी के रिमोट हुए, ये सब संसूचक में लगाया जाता है। कुर्सी पे बैठे बैठे रिमोट दबाते हो, कट जाता है करके, तो वही हमारे पास में फोटो डायोड। तो फोटो डायोड एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय स्रोतों के संसूचन में प्रयोग की जाती है। यह डायोड संधि प्रभाव पर
आधारित है। किस पर आधारित है? संधि के प्रभाव पर आधारित होता है फोटोडायोड। यह हमारे पास में प्रकाशीय स्रोतों के संसूचन में प्रयोग किया जाता है। मैंने जैसे अभी तुमको बताया, रिमोट है, कैलकुलेटर है, इन सब में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बात आ जाती है कि इसकी वर्किंग पे, कि ये वर्किंग कब करता है अपने पास में। देखो वर्किंग समझो कि जब पीएन संधि पर बिना प्रकाश डाले, जब तक हम पीएन संधि जो होती है इस पर हम कोई भी प्रकाश नहीं डालते हैं तो उसका जो वोल्टेज रहता है वो 0.1 वोल्ट रहता है। ये हम देखो दिखाया गया है। ये यहाँ पर मैं किसी उच्च आवृत्ति का जब प्रकाश डालता हूँ, ठीक है, उच्च आवृत्ति का कहने का मतलब ये होता है कि जब HNU प्रकाश डाला जाता है, जब यहाँ से हम कोई प्रकाश डालेंगे आकर के, ठीक है, यहाँ पर अभी तक कोई प्रकाश नहीं पड़ा तो इसका 0.1 वोल्ट है। अब इससे ज़्यादा ही तो प्रकाश हम डालेंगे तभी तो धारा को लेकर के जाएगा, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए कुल मिलाकर के मान तुम्हारे पास में जो HNU प्रकाश आवृत्ति होगी। ये पीएन संधि तुम्हारे पास में एन सिरा देखो धन सिरे से जुड़ा हुआ है, पी सिरा देखो ऋण सिरे से जुड़ा हुआ, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया गया है। तो ये तो उसका था फिगर कि कैसे तुम्हें बनाना है। ठीक, ये मैंने तुमको यहाँ पे समझा दिया है कि एन का सिरा जो होगा वो पॉजिटिव से जुड़ा हो, पी का सिरा निगेटिव से जुड़ा हो तो उत्क्रम अभिनत होगी। पढ़ लो एक बार मैंने क्या लिखा है कि जब पीएन संधि पर बिना प्रकाश डाले पर्याप्त वोल्टेज 0.1 वोल्ट लगातार उत्क्रम अभिनत किया जाता है। कौन सा अभिनत है? उत्क्रम अभिनत किया जाता है तो संधि में दोनों ओर के अल्पसंख्यक वाहक संधि को पार करते हैं। क्या करेंगे आकर के? पार करेंगे आकर के। पी टाइप क्रिस्टल, एन टाइप क्रिस्टल। पी टाइप में क्या होते हैं? आवेश वाहक होते हैं, यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए किसमें कोटर होंगे, किसमें हमारे पास में आवेश वाहक होंगे। ठीक, जब शुद्ध सिलिकॉन और एल्युमिनियम 3 संयोजकता वाला और 5 संयोजकता वाला आप अपद्रव्य मिला देते हैं आकर के, जिसके फलस्वरूप एक संतृप्त किंतु लघु धारा का प्रवाह आरंभ हो जाता है। संतृप्त होगा किंतु लघु धारा का प्रवाह आरंभ हो जाएगा। इस धारा को अदीप्त धारा कहते हैं। जो धारा बहती है उस धारा को हम अदीप्त धारा कहते हैं। संधि के उत्क्रम होने पर, क्या लिखा? फिर वही बात आ रही है कि संधि के उत्क्रम होने के कारण जब ये वाहक संधि को पार करेंगे तो यह संधि पर उत्पन्न धारा की प्रबलता को बढ़ा देंगे। तो जो संधि हो रही है यहाँ पर पीएन संधि जो हो रही है उस पर धारा के मान की प्रबलता को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, जिसके फलस्वरूप कुछ धारा का मान बढ़ जाएगा, धारा का मान कुछ बढ़ जाएगा। इस धारा को हम प्रकाश धारा कहते हैं। तो फोटोडायोड आपको समझ में आ गया कि फोटोडायोड क्या होता है। यह उत्क्रम अभिनत पर कार्य करता है आकर के। ये उसका फिगर है, ये उसकी वर्किंग है, ये उसके बारे में है। इसका उपयोग टीवी के रिमोट संसूचक के रूप में किया जाता है, ठीक है, या कैलकुलेटर के रूप में हम कर सकते हैं। ये था आपके पास में फोटोडायोड। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखो जो न्यूमेरिकल दिया गया, इसी के अथवा वाला। ठीक है, इसी के अथवा वाले में देखो एक क्वेश्चन लिखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपके पास में। फोटोडायोड क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 7 था। इसी में अथवा में देखो एक न्यूमेरिकल दिया गया है तुम्हें। जिसका फोटोडायोड नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है, और लिख लेना अपने पास। बस इतना ही लिखना है तुमको। ठीक, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लिख दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक, अब देखो देखो थ्योरी में आप चाहे जितना बेहतरीन लिखो, नंबर तो काट ही लेता है। अगर आपको न्यूमेरिकल मिल जाए, ठीक है, अथवा में 5 नंबर में, तो कोशिश करना कि न्यूमेरिकल लगाना, तो आपके नंबर बचे रहेंगे, नंबर नहीं कटेंगे आप करके। अब देखो क्या कह रहा है कि किसी प्रिज्म का, अथवा में एक न्यूमेरिकल दिया गया है, बढ़िया न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए है। अपवर्तन कोण क्या है तुम्हारे पास में? ए है। अपवर्तनांक दिया गया है तुमको n बराबर cot a/2, ये अपवर्तनांक दिया गया है। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम विचलन कोण हमको डेल्टा m का मान ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन ने कहा है। अपवर्तन कोण किसी प्रिज्म के लिए तुमको पता है क्या होता है हमारे पास में। अब समझो अपवर्तनांक होता क्या है? विचलन कोण, सॉरी, अपवर्तनांक प्रिज्म के लिए जो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है वो क्या होता है तुम्हारे पास में? ये होता है कि साइन a प्लस डेल्टा m/2 और बटे में होता है साइन a/2। यही तो होता है तुम्हारे पास में। ये तुमको दिया गया है पहली बात,
और ये तुम्हारे पास में फार्मूला होता है। दूसरी बात, दोनों में देखो अपवर्तनांक n बराबर ये भी लिखा, n बराबर ये भी लिखा। जब LHS बराबर होते हैं तो RHS अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो दोनों तरफ से n बराबर है तो ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे, इनको रख देना है। तो आपको लिखोगे यहाँ पर कि cot a/2 बराबर में sin a प्लस डेल्टा m/2 और बटे में लिखना है आपको sin a/2। cot a/2 को जानते हो, तोड़ लोगे, cos a/2 बटे sin a/2 ऐसे लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। बराबर में जैसे आगे लिखा वैसे लिखा रहने दो, sin a प्लस डेल्टा m/2 और बटे में sin a/2। sin a/2 से sin a/2 ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास में बचा cos a/2 और बराबर में sin a प्लस डेल्टा m/2 इतना बचा करके। अब cos a/2 जो है इसको आपको साइन में के पदों में तोड़ना है। तो साइन के पदों में जब तोड़ोगे तो इसे तुम लिख सकते हो sin 90 माइनस थीटा, ऐसे लिखोगे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा। और बराबर में जो लिखा है वैसे लिख देंगे sin a प्लस डेल्टा m/2। साइन से साइन ख़त्म होगा तो 90 माइनस a/2 बराबर में बचेगा a प्लस डेल्टा m/2। तो हम लिखेंगे 90 माइनस a/2 बराबर में a प्लस डेल्टा m/2, इतना लिख सकते हैं। अब इसके आगे की कहानी यहाँ समझ लो आकर के। यहाँ तक दिख रहा है सभी को, यहाँ तक दिख रहा है। 90 माइनस a/2 बराबर में बचा a प्लस डेल्टा m/2, a प्लस डेल्टा m/2 यही तो बचा। इसके नीचे एक मान लो, इससे इसकी गुणा करा दो तो ये 180 माइनस का a बटे में 2 बराबर में a प्लस डेल्टा m/2। 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 180 माइनस a बराबर में a प्लस डेल्टा m। तुमको a एक पास ले लेने हैं या a को इधर ले आओ। तो 180 माइनस का a बराबर में डेल्टा m और डेल्टा m बराबर आप लिख सकते हैं 180 माइनस का 2a। और यही आपसे पूछ रहा था कि विचलन कोण कितना होगा, डेल्टा m का मान पूछ रहा था। आपका मान निकल के आ गया डेल्टा m का कि 180 माइनस 2a। अब दोनों का एक साथ में स्क्रीनशॉट ले लो। ये 5-5 नंबर के दोनों क्वेश्चन थे आपके पास में, 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन नंबर 7वां आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया है तुम्हें, चित्र के से इसको मैंने फिगर से अनुसार समझा दिया। ये थ्योरी तुमको लिख देनी है। ये या तो न्यूमेरिकल करोगे तो पूरा नंबर मिलेगा करके, इसको लिखोगे तो थोड़ा 1-2 नंबर काट लेगा आपके, ठीक है। समझते ही हो 1-2 नंबर कट जाने की बात, ठीक है। टोपी डिस्टर्ब कर रही है उतनी देर से, है तो इतना समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में बचा है और एक बचा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक समरूप त्रिभुज चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म टाउ बराबर NIAB होता है। यहाँ प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ है। तो 1, 2, 3, 4 क्लास बहुत लंबी हो जाती है तो हम आपको अगले वाले वीडियो में दे दें तो ठीक रहेगा, ठीक है। 1 घंटे के लगभग वीडियो बन चुकी होगी, ठीक। उसके आगे वाली क्लास में हम आपको ये चारों क्वेश्चन करा देंगे आकर के, ठीक है। तो लगभग 3 घंटे तो लगते हैं किसी सॉल्व को। बट एक चीज़ मेरी मान के चलना कि अगर आपने 7 सेट सॉल्व कर लिए हैं बेहतरीन तरीके से, आपको एक एक चीज़ आती है, ठीक, तो आपके 70 में से 70 नंबर आएंगे, ये गारंटी है, ठीक। बट आपको आना चाहिए 7 सेट, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे अगर कोई भी कुछ पूछ लेता आप तुरंत उसका सलूशन दे सकते हैं। ये 7 सेट सॉल्व कर लोगे आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, ठीक। तो अब हम ये जो 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके 8 और 9 नंबर, वो हम आपको अगली वाली क्लास में देंगे जो आपको कल मिलेगा, ठीक। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।